वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान दीजिएगा, ये जो 25 क्वेश्चन है, जिसमें 12 क्वेश्चन आपको रसायन शास्त्र से मिलेगा और 13 क्वेश्चन जीव विज्ञान से मिलेगा। क्लियर? 13 क्वेश्चन जीव विज्ञान से और 12 क्वेश्चन रसायन शास्त्र से। क्लियर? तो इसीलिए वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 25 में आप कितना सही कर पाए वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्लियर? तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, कि तरल अमोनिया एक ईंधन है मोटर कार का, वायुयान का, मोनोरेल का या रॉकेट का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, रॉकेट का। याद रखिएगा, तरल अमोनिया एक ईंधन है रॉकेट का। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, कि मोमबत्ती की लौ के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे ऊपरी भाग जो है नीला, मध्य वाला भाग पीला और भीतरी भाग क्या होता है? काला। कलर याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि सबसे ऊपरी भाग का कलर कैसा होता है? तो नीला। बीच वाला भाग का कलर कैसा होता है? तो पीला। और सबसे नीचे वाला भाग का कलर कैसा होता है? तो काला। क्लियर? इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊपरी भाग सबसे अधिक गर्म होता है। दूसरा दिया गया है कि मध्य भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तीसरा दिया गया है भीतरी भाग सबसे अधिक गर्म होता है। चौथा दिया गया है सभी भागों में बराबर ताप होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला। क्लियर? याद रखिएगा कि ऊपरी भाग सबसे अधिक गर्म होता है। क्लियर? चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए चित्र है मोमबत्ती का। यहाँ पर देखिए ये वाला भाग हो गया भीतरी भाग, ये वाला भाग हो गया मध्य भाग। क्लियर? और ये वाला भाग हो गया बाह्य भाग। तो इसका कलर कैसा होगा? नीला। बीच वाला कलर पीला और नीचे वाला का कलर काला। देखिए ये वाला हो गया नीचे वाला भाग। यहाँ पर आंशिक दहन होता है, कहाँ पर? तो मध्य वाला भाग में आंशिक दहन होता है। यहाँ पर क्या होता है? तो पूर्ण दहन होता है। क्लियर? और नीचे सबसे नीचे क्या होता है? तो बिना जली मोमबत्ती का भाग होता है और इसका सबसे आंतरिक भाग इसको बोला जाता है। क्लियर? तो ये तो याद हो गया होगा कि नीचे वाला भाग यानी कि भीतरी भाग, और भीतरी भाग का कलर क्या होगा? काला। मध्य वाला भाग का कलर क्या होगा? तो पीला। क्लियर? और ऊपर वाला यानी कि जो सबसे ऊपर जो भाग होगा, बाह्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उसका कलर कैसा होगा? तो नीला। क्लियर? यहाँ नीला वाला भाग में पूर्ण दहन होता है। क्लियर? बीच वाला भाग में आंशिक दहन होता है। क्लियर हो गया? सबसे ऊपर का जो भाग होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। क्लियर? बीच वाला भाग कम गर्म होगा और नीचे वाला भाग सबसे कम गर्म होगा। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, कि प्रज्वलन एवं श्वसन प्रक्रियाओं में इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है? दोनों रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, या फिर दोनों में ऊर्जा परिवर्तन होता है, या फिर ऑक्सीजन गैस अवशोषित होती है, या दोनों प्रक्रियाएं तीव्र है। यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो कथन चुनना है। तो यहाँ पर चौथा कथन जो है असत्य है, बाकी तीनों क्या है? सत्य है। चौथा कथन असत्य कैसे है? तो ये जो प्रज्वलन जो है, प्रज्वलन तो तीव्र प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ श्वसन जो दिया गया है ये जो है मंद प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया है? तो मंद प्रक्रिया। याद रखिएगा, प्रज्वलन तीव्र प्रक्रिया है और श्वसन जो है वो मंद प्रक्रिया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस में मीथेन, हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड सभी विद्यमान है? प्रोड्यूसर गैस, जल गैस, कोल गैस, बायोगैस। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, कोल गैस। याद रखिएगा, कोल गैस जो है वो मीथेन, हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन को चुनना है। पहला दिया गया है सभी खनिज अयस्क है। दूसरा दिया गया है सभी अयस्क खनिज है। तीसरा दिया गया है सभी खनिजों से धातु निष्कर्षित की जाती है।
और चौथा दिया गया है आयरन पायराइट लोहे का एक अयस्क है। तो बिल्कुल इसमें जो सही विकल्प होगा वो चौथा होगा। क्लियर, आयरन पायराइट लोहे का एक अयस्क है। क्लियर, बाकी ये तीनों कथन क्या है, असत्य है, जबकि चौथा कथन सही है। आयरन पायराइट जो है वो लोहे का एक अयस्क है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। बॉक्साइट एक अयस्क है, बोरोन का, एल्युमिनियम का, बेरियम का, क्रोमियम का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, एल्युमिनियम का। याद रखिएगा, बॉक्साइट किसका एक अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि ताम्र का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधि से किया जाता है। यानी कि ताम्र का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो किस विधि से किया जाता है। पहला विधि दिया गया है आसवन, दूसरा दिया गया है द्रवीकरण विधि, तीसरा दिया गया है कार्बन अवकरण विधि और चौथा दिया गया है विद्युत विच्छेदन विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, विद्युत विच्छेदन विधि। याद रखिएगा, ताम्र का शुद्धिकरण जो होता है वो विद्युत विच्छेदन विधि से किया जाता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। जल के एक नमूने में सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड का घोल है या फिर घुला हुआ है। क्लियर, यानी कहने का मतलब हुआ कि जल के एक नमूने में सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों घुला हुआ है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमान्य है, मतलब कि गलत है। पहला दिया गया यह कठोर जल है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड घुला हुआ है। दूसरा दिया गया यह कठोर जल है क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड घुला है। तीसरा दिया गया है कि यह कठोर जल है क्योंकि यह साबुन से बहुत कम झाग देता है। चौथा दिया गया यह कठोर जल है क्योंकि इसे सुखाने पर ठोस अवशेष बचता है जो Mg यानी कि मैग्नीशियम का आयन क्या होगा, उसका होगा तो प्लस प्लस यानी कि धनायन की पहचान देता है। क्लियर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, यानी कि इसका दूसरा जो कथन दिया गया है वो गलत है। बाकी पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों क्या है, सही है। क्लियर, याद रखिएगा कि जल के एक नमूने में सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीशियम क्लोराइड अगर घुला हुआ है तो जल जो है कठोर होगा क्योंकि उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड है। क्लियर, दूसरा कि जल जो है कठोर होगा क्योंकि साबुन के साथ कम झाग देता है। क्लियर, जल जो है कठोर होगा क्योंकि सुखाने पर ठोस अवशेष बचता है, कौन सा, तो Mg यानी कि मैग्नीशियम का धनायन बचता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से बंध कर सतहों को बनाता है जो एक के ऊपर एक रहता है। क्लियर, पहला कथन दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया है कि यह ठोस रवेदार कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। तीसरा दिया गया है इसे पेंसिल बनाने के काम में लाया जा सकता है। और चौथा दिया गया यह ठोस है तथा स्नेहक के जैसा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, यह कठोर है तथा स्नेहक के जैसा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन क्या है, सत्य है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि अमोनियम क्लोराइड के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसमें केवल स्वसंयोजी बंधन है। दूसरा दिया गया है कि इसमें केवल विद्युत संयोजी बंधन है। तीसरा दिया गया है इसमें स्वसंयोजी एवं विद्युत संयोजी दोनों बंधन है। और चौथा में दिया गया है कि इसमें न तो स्वसंयोजी बंधन है और न ही विद्युत संयोजी बंधन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, इसमें स्वसंयोजी एवं विद्युत संयोजी दोनों बंधन है। ये कथन सत्य है, बाकी तीनों कथन असत्य है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 कि ताम्र सल्फेट के जलीय घोल की प्रकृति होगी अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, अम्लीय। याद रखिएगा कि ताम्र सल्फेट के जलीय घोल का जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि अम्रबेल में पोषण की पद्धति है। अम्रबेल जो है पोषण किस विधि से करती है, सपोषी या मृतोपजीवी, परजीवी या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, परजीवी। याद रखिएगा
अमरबेल जो है पोषण करता है परजीवी विधि से। कौन सी विधि से? तो परजीवी विधि से। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, खाद्यान्नों के फसल संग्रहण के लिए आवश्यक आर्द्रता होनी चाहिए 16 से 18%, 20 से 24%, 14% से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 14% से कम। खाद्यान्नों के फसल को सफल संग्रहण के लिए, यानी खाद्यान्न जो होगा उसको सफल संरक्षण के लिए या सफल संग्रह के लिए आर्द्रता जो है वो 14% से कम होनी चाहिए, यानी कि नमी जो है 14% से कम होना चाहिए। अगर 14% से ज़्यादा होगा तो खाद्यान्न फसल क्या होगा? खराब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के लिए सूक्ष्म जीवाणु है नाइट्रोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, याद रखिएगा, नाइट्रोबैक्टर। क्लियर। नाइट्रोबैक्टर जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को प्राप्त करता है तथा गांठ वाले पौधों के जड़ों में एकत्रित होकर पौधों के विकास में क्या करता है? तो मदद करता है। कौन? तो नाइट्रोबैक्टर। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, कि समुद्र में जीव जंतु कितनी गहराई तक पाई जाती है? 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। याद रखिएगा कि लगभग कितने किलोमीटर तक? तो लगभग हो जाएगा इसका लगभग 11 किलोमीटर। कितना होगा? तो लगभग 11 किलोमीटर। याद रखिएगा कि समुद्र में जीव जंतु 11 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर की गहराई तक? 11 किलोमीटर की गहराई तक। इसीलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 11 किलोमीटर यहाँ पर तीनों में एक भी विकल्प नहीं दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, जल एक भौतिक संसाधन है, रासायनिक संसाधन है, या जैविक संसाधन है, या फिर प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, प्राकृतिक संसाधन है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर। याद रखिएगा जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्लियर। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो जल का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो H2O, और जल का जो है पूछा जाए कि संसाधन कौन सा है जल, तो प्राकृतिक संसाधन होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, किस रसायन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? मैग्नीशियम, साइटोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, या ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन रसायन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। क्या होता है? तो लाल होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा वाला फल है नींबू, संतरा, आंवला, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि ये जो विकल्प दिया गया है इसमें, यानी कि यहाँ जो विकल्प 3 दिया गया है, नींबू, संतरा, आंवला, इस तीनों में किस में जो है विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? नींबू में, संतरा में, या आंवला में? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, आंवला में। याद रखिएगा कि आंवला में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, एड्स रोग के लिए उत्तरदायी कारक है जीवाणु, मच्छर, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, विषाणु। याद रखिएगा एड्स रोग के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो HIV वायरस है, यानी HIV विषाणु है। याद रखिएगा विषाणु पूछा जाए तो HIV होगा, और अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि एड्स के लिए उत्तरदायी कारक है तो आंसर होगा जीवाणु। क्लियर। और जीवाणु का नाम पूछा जाए तो हो जाएगा HIV। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किसको स्वच्छ ईंधन की संज्ञा दी गई है? पेट्रोल, खनिज तेल, CNG, ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रक संयुग्मन के द्वारा होने वाली प्रजनन की प्रक्रिया होती है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि केंद्रक
संयुग्मन के द्वारा होने वाली प्रजनन की प्रक्रिया होती है? वर्धी प्रजनन, लिंगी प्रजनन और लिंगी प्रजनन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, लिंगी प्रजनन। याद रखिएगा, केंद्रक संयुग्मन के द्वारा होने वाली प्रजनन की प्रक्रिया को लिंगी प्रजनन कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। पादप कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़ा कोशिकांग है? क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि पादप कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड या गुणसूत्र? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, न्यूक्लियस। पादप कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? तो न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23। जीवाणुओं को रंगने की विधि की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ल्यूवेनहॉक, कोच, ग्राम, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, ल्यूवेनहॉक। याद रखिएगा, जीवाणुओं को रंगने की विधि की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी पर पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना अंश हरे पौधे द्वारा प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी पर पहुंचने वाली कुल सौर ऊर्जा का कितना अंश हरे पौधों द्वारा प्रयोग किया जाता है? 0.5%, 1.0%, 2.5%, 5.0%? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, 0.5%। याद रखिएगा कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली कुल सूर्य के प्रकाश का 0.5% अंश पेड़ पौधे के द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या है 8, 9, 10, 11? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, 8। याद रखिएगा, वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। बुध, शुक्र, कौन कौन होगा? बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। इसको सीरियल में ही याद रखिएगा। तो ग्रह से कितनों भी घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से सही करिएगा। यहाँ पर पूछा जाए कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह तो हो जाएगा बुध, और दूर का ग्रह तो वरुण। क्लियर। दूसरा स्थान पर ग्रह तो हो जाएगा शुक्र। ऐसे करके अगर याद रखिएगा कि 8 ग्रह होते हैं, जिसमें पहला स्थान पर बुध, दूसरा स्थान पर शुक्र, तीसरा स्थान पर पृथ्वी, चौथा स्थान पर मंगल, पांचवा स्थान पर बृहस्पति, छठा स्थान पर शनि, सातवां स्थान पर अरुण और आठवां स्थान पर वरुण। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।